दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग मेजर वन हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। रीतिकाल का जो समय था उस टाइम में जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थी, रीतिकाल के समय में जो कविताएं लिखी गई उसमें क्या क्या प्रवृत्तियां थी, क्या स्वरूप था, क्या तरीका था, उसके बारे में आपको बताना, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का रीतिकाल लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी, हम पहले आपको बता चुके हैं, काव्य कला और शास्त्रीयता का युग माना जाता है। इस समय कविता का मुख्य आधार रीति अर्थात काव्य के नियम, अलंकार, रस और नायिका भेद बन गए। कहा जा रहा है कि ये जो टाइम था रीतिकाल का, ठीक है, इस समय कविता का जो मुख्य आधार है वो रीति अर्थात नियम बन गया था। काव्य के नियम बन गए थे, अलंकार बन गया था, रस और नायिका भेद बन गए थे। दरबारी संस्कृति के प्रभाव के कारण कविता में सौंदर्य, श्रृंगार और कलात्मकता को विशेष महत्व मिला, क्योंकि यहाँ पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि जो भी कवि थे वो किसी न किसी राजा के अंडर रहते थे, राजा के दरबारी थे। तो वही कहा जा रहा है कि दरबारी संस्कृति के प्रभाव के कारण कविता में सौंदर्य देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वो लोग राजा की प्रशंसा करते थे, राजा के बारे में अच्छा बात होता, तो सौंदर्य देखने को मिला, श्रृंगार देखने को मिला। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, और कलात्मकता का विशेष महत्व मिला। इसलिए रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां समझने में हमें इस युग की पूरी प्रवृत्ति को स्पष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां समझने से हमें इस युग की पूरी जो प्रकृति वो स्पष्ट हो जाती है कि इस युग का क्या प्रकृति रहा था, अगर इसकी प्रवृत्ति को हम लोग समझते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकालीन काव्य की जो रीतिकाल का टाइम चला था उस टाइम में जो काव्य लिखे गए, जो कविताएं लिखे गए, जो साहित्य लिखे गए, उसकी क्या प्रवृत्तियां रही, क्या स्वरूप रहा, क्या तरीका रहा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग समझते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकालीन काव्य की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही। पहला जो प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। यहाँ पर आपको श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलता है। श्रृंगार रस मतलब समझते हैं प्रेम रस, प्रेम का फीलिंग, मोहब्बत का फीलिंग, ठीक है, उसकी प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। रीतिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल के कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, मिलन और विरह के भावों को अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन किया है। इस टाइम का जो रचना था, इस टाइम के जो कवि थे, उसने जो भी रचा, जो भी कहा, जो भी गाया, इस काल के कवियों ने प्रेम को, सौंदर्य को, मिलन और विरह के भावों को अत्यंत सूक्ष्म तरीके से विस्तृत रूप में वर्णन किया है। नायक नायिका के संबंध, मतलब जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं उसके संबंध के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में, जो श्रृंगारिक स्थितियां हैं उनके बारे में आदि को बहुत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। मतलब जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है, जो प्रेमिका है प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जाता है, प्रेमिका प्रेमी से कभी गुस्सा नहीं होती, प्रेमिका हमेशा प्रेमी से गुस्सा ही रहता है। तो अलग अलग रूपों में इसको दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप काव्य में भावनात्मकता को दिखाई देता है, लेकिन उसका केंद्र मुख्यतः प्रेम ही बन जाता है। कहा जा रहा है कि परिणाम स्वरूप काव्य में भावनात्मकता तो दिखाई देता है, लेकिन उसका केंद्र जो मुख्यतः प्रेम ही बन जाता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं रीतिकाल का जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह अलंकारों की अधिकता, शिल्प की प्रधानता, मतलब सजावट में ज्यादा ध्यान दिया गया। जो सच है, सच बात को छोड़ करके, जो हकीकत है उसको छोड़ करके सजावट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो यह आपका रीतिकाल काव्य का एक प्रवृत्ति है। कहा जा रहा है कि इस काल में काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। जो अलंकार है, मतलब शब्दों का जो सजावट है, जो आपके कथानक का सजावट है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के माध्यम से भाषा को सजाया और प्रभावशाली बनाया। जैसे कि चांद सा मुखड़ा, तुम नदी जैसा हंसती हो, तुम खुशबू जैसा महकती हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब क्या उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। केशवदास जैसे कवियों ने अलंकारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। इस प्रवृत्ति के कारण काव्य में शिल्प को भाव से अधिक महत्व मिलने लगा। क्या कहा जा रहा है कि केशवदास जैसे कवियों ने अलंकारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। जो केशवदास थे इन्होंने सजाना शुरू किया, अलंकारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना शुरू किया। इस प्रवृत्ति के कारण जो काव्य है उसमें शिल्प, मतलब जो फॉर्म है, को भाव से अधिक महत्व दिया जाने लगा। मतलब जो चीज होना चाहिए, जो कंटेंट है आपका, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से ज्यादा हम आपको कमेंट के बारे में बताने लगे, फलनवा ये कमेंट किया है, चिलनवा ये कमेंट किया, वो ये बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आप उससे शादी कर लीजिए, हम दूसरे लाइन में चले जाएं। तो इसी को बोलते हैं
शिल्प जो भाव है उससे ज्यादा शिल्प पर ध्यान देना। मतलब पढ़ाने का हम आप यहाँ पर आए थे कुछ और बोलने लगे कुछ और, ठीक है। तो अलंकारों की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला यहाँ पर हम लोग प्रवृत्ति देखेंगे वो है नायिका भेद का विस्तृत वर्णन। नायिका भेद का विस्तृत वर्णन, ठीक है। कहा जा रहा है कि रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद का अत्यधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। नायिका भेद मतलब जो प्रेमिका का अलग अलग रूप है, ठीक है, उसके बारे में कवियों ने नायिकाओं को उनके स्वभाव, स्थिति और भावनाओं के आधार पर उनके प्रकारों में विभाजित किया है। जो कवि थे रीतिकाल के, उन्होंने नायिका मतलब जो प्रेमी है, जो प्रेमिकाएं हैं, तो प्रेमी मतलब गर्लफ्रेंड को उसके स्वभाव के अनुसार अलग बांट दिया, स्थिति के अनुसार अलग बांट दिया और भावनाओं के आधार पर उसको अलग बांट दिया, अलग अलग प्रकारों में इसको विभाजित कर दिया है। इससे प्रेम के विभिन्न रूपों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कई बार यह केवल वर्णनात्मक और रूढ़ बन गया, क्या तो फिर फिक्स बन गया कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यही बस रह गया, ठीक है। महिलाओं के बारे में बताने के बस क्या होना चाहिए इसके बारे में बता दिया कि आप लोग प्रेमिकाएं हैं और ये आपका रूप। चौथा जहां पर इसका प्रवृत्ति हम लोग देखेंगे वो रीति ग्रंथों की परंपरा। रीति ग्रंथों की परंपरा, इस काल में काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना हुई। काव्य शास्त्र से संबंधित कई सारे ग्रंथों की रचना हुई जिन्हें रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो रीति ग्रंथ की परंपरा यहाँ से चलना शुरू हुआ रीतिकाल के समय में। इन ग्रंथों में काव्य के नियमों, रसों और अलंकारों की व्याख्या की गई है। जो ग्रंथ इस टाइम में लिखे गए, इसमें क्या कहा गया, तो काव्यों को किस तरह से रचा जाएगा उसके नियम बताए गए, उसमें भाव कैसे होंगे उसके बारे में बताए गए, और अलंकार किस तरह से होंगे इसके बारे में व्याख्या किया गया था। जो रीतिकाल के ग्रंथ लिखे गए, जो रीतिकाल के समय में ग्रंथ लिखे गए, कवि पहले सिद्धांत बताते थे, जो सिद्धांत वो बताते थे, फिर उसी के अनुसार कविता लिखते थे, फिर उसी के अनुसार क्या तो कविता लिखते थे। मतलब पहले बोला गया, फीलिंग्स निकाला गया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो कविता लिखते थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह गुण पूरी तरह नियम प्रधान था। ये जो गुण था वो पूरी तरह से क्या, तो ये जो युग है वो क्या था, पूरी तरह से नियम प्रधान था, रीतिकालीन युग। अगला जहां पर इसका प्रवृत्ति देखेंगे वो है दरबारी संस्कृति और राजाश्रय। राजाश्रय, इसको आप लोग राजा आश्रय भी पढ़ सकते हैं या फिर राजाश्रय भी पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरबारी संस्कृति और राजाश्रय, ठीक है। रीतिकालीन कवि प्राय राजाओं और सामंतों के आश्रित थे। जो रीतिकालीन कवि थे या फिर जो आदिकालीन कवि थे वो भी क्या है, तो सब चाहे वो रीतिकालीन हो, आदि का ये क्या बोल सकते हैं, आदिकालीन कवि हो, सब क्या तो दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि रीतिकालीन कवि प्राय राजाओं और सामंतों के अधीन थे, आश्रित थे, इसलिए उनकी रचनाओं में दरबारी जीवन, ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रशंसा का अधिक वर्णन मिलता है। इसलिए जो उनके द्वारा रचनाएं की गई उसमें दरबारी जीवन के बारे में ज्यादा दिखाई देता है, ऐश्वर्य के बारे में मतलब ज्यादा हर्ष उल्लास कह सकते हैं कि ज्यादा रईसी, ठीक है, सौंदर्य और प्रशंसा का अधिक वर्णन मिलता है। कवि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करते थे। जो कवि लोग थे जिनके दरबार में वो लोग रहते थे उनके प्रशंसा करते थे, तो ये सब ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रवृत्ति के कारण साहित्य आम जनता से दूर होता गया। और ये जो प्रवृत्ति था राजा का प्रशंसा करना, अपने आश्रय का जो आश्रयदाता उसका प्रशंसा करना, इससे क्या हुआ, तो जो साहित्य था वो आम जनता से दूर हो गया। आम जनता के बारे में लोगों ने लिखना छोड़ दिया। जो कवि थे उन्होंने आम जनता के बारे में लिखना छोड़ दिया। छठा जहां पर हम लोग प्रवृत्ति देखेंगे वो है ब्रज भाषा का प्रमुख प्रयोग। ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रमुख प्रयोग किया गया है रीतिकाल के समय में। रीतिकालीन काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा रही, जो मधुर, कोमल और काव्यात्मक मानी जाती। ब्रज भाषा को काव्यात्मक माना जाता है, मतलब कविता के लिए सुटेबल माना जाता है ब्रज भाषा को। ब्रज भाषा के कारण काव्य में लय, संगीतात्मकता और सौंदर्य का विकास हुआ है। यह भाषा विशेष रूप से श्रृंगार रस को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त थी। कहा जा रहा है कि ये जो भाषा ब्रज भाषा वो विशेष रूप से श्रृंगार रस को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त था। तो इसमें हम लोग कुछ प्रवृत्तियों को देख रहे हैं कि जो रीतिकालीन काव्य है उसमें उस टाइम में क्या प्रवृत्ति था, ठीक है, रीतिकालीन काव्य का क्या प्रवृत्ति था। साथों जो हम लोग यहाँ पर प्रवृत्ति देखेंगे वो है भाव की उपेक्षा शिल्प का महत्व। भाव की अपेक्षा शिल्प का महत्व, मतलब जो भाव है, जैसे आपको एक उदाहरण दिए थे कि हम यहाँ पर पढ़ाने आए आपको हिंदी और पढ़ाने लगे आपको कमेंट कि फलना हमको ये कमेंट किया है, आप उसे शादी क्यों नहीं कर लेते, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आप उसे शादी करेंगे, इसके बारे में लंद फंद मतलब कुछ ही बोलने लगो। तो जो भाव है उसकी अपेक्षा आप शिल्प पर ज्यादा महत्व देने लगे। आप यहाँ पर क्या है, तो माहौल बनाने लगे, पढ़ाने की वजह क्या है, माहौल बनाने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर हुआ था। ये जो आपका रीतिकाल काव्य का समय था, यहाँ पर ये चीज हुआ था, माहौल बनने लगा था। इस काल में कवियों ने काव्य के बाहरी रूप जैसे कि अलंकार, छंद और शैली को अधिक महत्व दिया। छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, शैली क्या हम बता चुके हैं। परिणाम स्वरूप भावनाओं की स्वाभाविकता कम हो गई
और काव्य कभी कभी बनावटी लगने लगा। इसी कारण क्या, तो अब हम फिर से उदाहरण वही देंगे कि अगर हम पढ़ाने आए, पढ़ाने छोड़ के दूसरा काम करने लगे, तो वो शिक्षा से ज्यादा क्या बन जाएगा, माहौल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गदगद माहौल बन जाएगा। यह प्रवृत्ति रीतिकाल की एक बड़ी विशेषता भी है और कमी भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ श्रृंगार रस पर ज्यादा ध्यान दिया गया रीतिकाल के टाइम में, तो ये इसका एक विशेषता भी और इसका एक कमी भी बताया जा रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों एक पॉइंट है, वो है प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण, रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति और नारी सौंदर्य का अत्यंत सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। रीतिकालीन के जो कवि थे उन्होंने प्रकृति और नारी का सौंदर्य का अत्यंत सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। ऋतु वर्णन किया है, बाग बगीचे के बारे में बताया है, चांदनी रात के बारे में, फूलों की सुंदरता आदि का वर्णन काव्य के आकर्षक बनाता है। मतलब महिलाओं के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया, जैसे कि बाग बगीचों से रिलेटेड बताया गया, ऋतु वर्णन किया गया है, चांदनी रात के बारे में, फूलों की सुंदरता आदि के वर्णन काव्य को आकर्षक बनाता है। लेकिन यह वर्णन भी अक्सर श्रृंगार से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये जो वर्णन किया गया ये भी आपका श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि चांद सा चेहरा, ठीक है, नागिन जैसे जुल्फे, या फिर कह सकते हैं नागिन जैसा कमर, या फिर नदियों जैसी आंखें, झील जैसी आंखें। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। तो प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण इस टाइम में किया गया था, जो सिर्फ महिलाओं के बारे में ही था। अगला यहाँ पर हम लोग प्रवृत्ति देखेंगे, वो है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति, इमिटेशन। इस काल में अनेक कवि एक दूसरे की शैली और विषयों का अनुकरण करते थे, मतलब चोरी करते थे। इससे मौलिकता की कमी दिखाई देती है और अधिकांश काव्य एक जैसे विषयों और शैली में लिखा गया, और अधिकांश जो काव्य वो कैसे एक जैसे विषयों पर लिखा गया और शैली में लिखा गया, क्योंकि उस टाइम में ये जो समय आ गया तो कुछ लोगों के पास बचा नहीं, सब एक दूसरे का चोरी करने लगे, ठीक है, कॉपी करने लगे। तो ये कुछ आपके प्रवृत्ति हैं, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की कुछ प्रवृत्तियां हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां: श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की अधिकता, न्यायिका भेद, रीति ग्रंथों की परंपरा और दरबारी प्रभाव इस युग की विशेष महान पहचान है। ये जो रीतिकालीन युग है इसका विशेष पहचान है। यह काल काव्य कला और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, लेकिन विषय वस्तु की संकीर्णता और कृत्रिमता की प्रमुख सीमाएं हैं। कहा जा रहा है कि ये समृद्ध तो है, लेकिन ये विषय वस्तु की संकीर्णता देखने को मिलता है, कृत्रिमता की इसकी प्रमुख सीमाएं देखने को मिलती है। मतलब लोगों ने अपने से कुछ भी जोड़ दिया, अपने से कुछ भी भावनाओं को जोड़ दिया, जबकि जो वास्तविक चीज है उसको लिखा ही नहीं। तो ये कुछ इसकी प्रवृत्तियां हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।